हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम सबसे पहले बात करेंगे परसों यानी हफ्ते के रोज़ पंजाब के शहर डस्का की कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 75, वहाँ दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाब हुआ फरवरी 19 तारीख को, उस वक्त वो वहाँ वायलेंस हुआ। उसके अलावा जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो अचानक गायब हो गए और उसके बाद वो अगले दिन नमूदार हुए। रिज़ल्ट के ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पूरे के पूरे जो इंतखाब था ज़िमनी उसको कलअदम करार दिया। PTI के जो उम्मीदवार हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी इस्तदा नहीं मानी कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को अपहोल्ड किया और अब वहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो परसों हो रहे हैं। जो सूरत हाल है इस वक्त, जो मसला वहाँ पैदा हुआ था वो 20 हलकों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे मैंने बताया, वो गायब हो गए थे और उसके बाद उन्होंने किसी ने कहा कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी, किसी ने कहा बैटरी ख़त्म हो गई थी, किसी ने कहा जी हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, किसी ने कहा कि हमें कोई और ट्रांसपोर्ट पे ले गया था। तो धुंध में कौन कॉल मिला सकता है? और धुंध, जब आपको फ़ोन नहीं नज़र आ रहा होता आप कैसे? सही बात। तो इस दफ़ा धुंध नहीं है, इसीलिए अंधाधुंध था पिछली दफा, इस दफा वो भी नहीं है। आज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने SOPs जारी किए हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए, और वो इसीलिए जारी किए गए हैं कि पिछली दफ़ा जो ये मसला हुआ था, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, सारा कुछ इस तरह करके, तो जो SOPs हैं वो ये है कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास स्मार्टफोन होगा और जिनके पास नहीं है उनके कम से कम असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास स्मार्टफोन होगा और वो फॉर्म 45 जो कि रिज़ल्ट उनकी उस पोलिंग स्टेशन का होता है उसकी वो उससे तस्वीर लेंगे और तस्वीर जो है इलेक्शन कमीशन और जो रिटर्निंग ऑफिसर के प्रोवाइडेड जो फराहम करदा नंबर है उन व्हाट्सएप नंबरों पर वो तस्वीर जो हैं उन फॉर्म 45 की तमाम पोलिंग स्टेशन पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में भेज देंगे। उसके बाद वो रिज़ल्ट लेकर के रिटर्निंग वहाँ जाएंगे और वहाँ जो है उनको जमा कराएंगे रिज़ल्ट्स को। उसके अलावा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि जिस स्मार्टफोन्स होंगे तो होंगे मगर तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपनी लोकेशंस को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि लोकेशंस का मसला खासी पड़ा था। फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा ये बड़ा जो जियो फेंसिंग का जो डेटा वो हुआ था उसमें भी ये कहा गया कि 20 के 20 जो है एक ही जगह हुए और सबसे ज्यादा धुंध जहाँ थी ना वहाँ पर, हाँ सबसे ज्यादा आपको पता है धुंध वहाँ अंधाधुंध थी, हाँ जहाँ अंधाधुंध थी वहाँ ये जमा हुए थे और उस जगह की निशानदेही बहरहाल कोई नहीं कर रहा कि वो एक अलग बात। अच्छा तो यहाँ देखो एक फिर भी टेक्निकल असिस्टेंस मैं इसमें ऑफर करना चाहता था, लेकिन आप नहीं, वो टेक्निकल असिस्टेंस ये जो है ना इलेक्शन कमीशन ने पाबंद बनाया है, इससे मसला पता है ना हल नहीं होगा। ये तो कुछ नहीं है ना। मसलन वो कह रहे हैं स्मार्टफोन, तो क्या उससे पहले 3310 इस्तेमाल कर रहे थे नोकिया कुछ के पास ऐसा तो नहीं था ना? कुछ के पास होंगे लेकिन सबके पास तो नहीं थे, तो सब स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे, वेरी स्मार्ट, ठीक है। अच्छा फर्ज करें वहाँ बिजली चली जाती है या रास्ते में बैटरी फिर फेल हो जाती है, पावर बैंक चार्जर्स नहीं, और पावर बैंक चार्जर्स भी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करेंगे और फिर पावर बैंक प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि बिजली चली भी जाए में तो नहीं, तो ये है। अच्छा कमीशन नहीं प्रोवाइड करेगा, उन्होंने ये जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं, लेकिन इसमें मेंशन होना चाहिए, वरना वो कहेंगे जी चार्जर्स का तो जिक्र नहीं है, पावर बैंक्स का तो जिक्र नहीं होना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ अगर वाकई फुल प्रूफ इंतजाम कराने। दूसरे ये है कि उन्होंने अगर फर्ज करें मौसम गर्म हो रहा है, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, वापस आते हैं, हो जाता है इसलिए कि वो उसका इंतजाम मुतबादिल टायरों की एक और जोड़ी भी होनी चाहिए। एक्सट्रीम पे जाते हैं, गाड़ी गर्म भी तो हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, इंजन भी सीज हो सकती है। नहीं लेकिन मैं इतना मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन कम से कम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जो 4 टायर हैं वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा मुझे बड़ी हैरानी हुई कि UAE में धुंध, इस मौसम में धुंध, तो अगर UAE में धुंध हो सकती है इस मौसम में, तो डस्का में हो सकता है उस दिन दोबारा धुंध हो जाए। तो उसके लिए जो है वो ब्लोअर्स अगर हों बड़े वाले जो हर गाड़ी पे लगे हुए हों प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, तब कहीं जाके मुझे इत्मीनान होगा कि अब शायद कुछ इंतजाम बेहतर। तो कहता हूँ एक बंदे को गाड़ी के आगे भी चलना चाहिए, खबरदार होशियार
नारे हाँ, लगाते हो। नहीं, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है, मैं जानता हूँ, एक्स्ट्रा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अच्छा बंदे की जिम्मेदारी बात अच्छा में कोई दूसरे ये है कि वो ये एक अलग बात है, लेकिन यू नो समटाइम्स यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। एक और चीज हो गई है जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं रस्सी के जले हुए हैं, रस्सी नहीं, दूध के जो नहीं, सांप के डसे हुए, सांप के डसे हुए रस्सी से भी डर रहे हैं ना। दो चीजों को मिक्स कर रहा था। हाँ, और दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फीक के पी रहा है। वो खबर आज ये आई है डॉन में कि जो डीपीओ सियालकोट बनाया गया है अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहब को, अच्छा जाहिर है कोई ना कोई डीपीओ तो होगा, लेकिन इन पे इसलिए जो है वो आईब्रोज रेज हो रही हैं कि पहले भी ये सियालकोट के डीपीओ रह चुके हैं और उसके अलावा कसूर के भी डीपीओ रह चुके हैं। तो जब सियालकोट के थे तो चीफ मिनिस्टर ने इन्हें फ़राइज़ से गफलत के इल्ज़ाम में हटा दिया था इसी ओहदे से, और जब कसूर के थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पे फ़राइज़ में गफलत के अंजाम में हटा दिया गया था। अब दोबारा ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले दोबारा डीपीओ सियालकोट बन गए हैं और डस्का सियालकोट में है। तो जो कुछ शक्की मिजाज जो लोग हैं, वहमी लोग, वो कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। नहीं, मैं हो सकता है इलेक्शन के बाद वो जो दोबारा हटा दिए जाएं, यू नेवर नो, हो सकता है क्या। बहरहाल आज हो सकता है कि इस दफा फराइज में कोई गफलत ना हो। अच्छा, सबसे बड़ा जो कंसर्न था पिछले जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें ये भी था कि 2 पॉलिटिकल वर्कर्स अपनी जान से गए थे, वायलेंस हुआ था, और पाकिस्तान में रिसेंटली वायलेंस हमने नहीं देखा इतना किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आज फिर एक वहाँ पर जो कस्सोवाल एरिया है वहाँ पर एक एरियल फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, और नून लीग ये कह रही है कि उनका एक जो एक्टिविस्ट है या मेंबर है उसको अगवा भी किया गया है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने फौरी एक लेटर लिखा है डीपीओ सियालकोट को कि जनाब इस मामले को देखें जो होता है। तो होपफुली क्योंकि रेंजर्स इस दफ़ा तैनात होंगे तो वी आर होपिंग के कम अज़ कम वायलेंस का लेवल जो है वो, या वायलेंस अल्लाह करे हो ही ना बिल्कुल भी। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट इलेक्शन कमीशन गालिबन याद नहीं रहा, उसे चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को भी हिदायत देनी चाहिए कि बराए करम एक एक्स्ट्रा बैटरी अपने फ़ोन की रखें, इसलिए कि पिछली दफ़ा दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, ये नहीं वो देखें उसका ताल्लुक बैटरी से तो नहीं था, वो तो ज़ाहिर फ़ोन नहीं उठाया तो बेल तो जा रही थी ना यार। मतलब लेकिन ये रिंगर ऑन कर, हाँ रिंगर ऑन कर दो। कभी कभी लोग एयरप्लेन मोड पे कर देते हैं, जैसे अभी मैंने एयरप्लेन मोड पे किया हुआ है, लेकिन उस वक्त वो फ्लाइट मोड में थे, एयरप्लेन मोड में थे। पॉइंट तो बहरहाल ये जो 2 उम्मीदवार हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून की, असल मुकाबला जो है उनके और अली असद मल्ही जो पीटीआई के, उनके दरमियान ही है। जो पिछले ज़िमनी इंतखाब में भी 20 पोलिंग स्टेशन को छोड़ के रिज़ल्ट थे, दोनों के वोट्स जो थे 90,000 के उसमें थे। अब दोनों पार्टीज क्लेम कर रही थी कि हमारा बंदा ऊपर है, दूसरे कहते थे कि हमारा बंदा ऊपर है। ट्रेडिशनली मुस्लिम लीग नून की सीट है क्योंकि सैयदा नौशीन इफ्तिखार के वालिद साहब जो वो जीते थे 2018 के इंतखाबात में, फिर उनकी डेथ हुई पिछले साल और फिर ये उनको नॉमिनेट किया PMLN ने। तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब पहला रिज़ल्ट आया था, यानी जब नौशीन इफ्तिखार के वालिद जीते थे, तो उन्होंने कोई 1,10,000 वोट लिए थे, और जो सेकंड आए थे PTI के ये अली असद मल्ही, इनके कोई 40,000 वोट थे, और इतना गैप था। वजह ये थी कि एक और आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे उस्मान साहब, उन्होंने 60,000 वोट ले लिए थे, ठीक ठाक। तो वो जो है तो वो कट गए थे। अब हुआ ये है कि वो जो उस्मान साहब हैं वो बैठ गए हैं नून लीग के हक़ में, लेकिन वो पहले भी बैठ गए थे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट बहरहाल दोनों पार्टीज़ के दरमियान हो गया। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, बहुत ज़्यादा वो है, और इस दफ़ा जो चेंज है, देखें पिछले ज़िमनी इंतखाब में तो मरियम नवाज़ खुल के गई हुई थी, इस दफ़ा कह रहे हैं कि सारा जो मामला है वो हमज़ा शहबाज ने संभाला हुआ है, और वो जिस तरह से पहले पंजाब में वो करते थे मनूवरिंग, तो वो कर रहे हैं, और पसे पर्दा रह करके बजाय इसके के सामने आकर के कड़ियाँ लगाएं, और मतलब बैकरूम वाला। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो इस बार मरियम ने, खैर उनकी मरियम की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो पूरा मामला संभाला हुआ है वो हमज़ा शहबाज ने संभाला हुआ है, जो कि पंजाब के हवाले से पहले भी मामलात को देखते रहे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस दफ़ा जो भी रिज़ल्ट आता है। हाँ, अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन एक चीज़ है कि एक तो आई थिंक कि अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर इमीडिएट नोटिस लिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक लिहाज से उसको अपहोल्ड भी किया है।
जो ECP का जो इंटेंडेड एक्शन था। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की तरफ से जो रवैया रहा था, मुझे याद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ट्वीट आई थी कि जी मैं अपील करता हूँ हमारे जो कैंडिडेट हैं कि जी आप इनको करने दें, लेकिन फिर जो बाकी जो तर्जुमानों की जो फौज है उनका जो रवैया था वो स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। नहीं, खान साहब खुद एग्री कर गए थे कि 20 वही मैं कह रहा हूं ना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला हुआ था वो इंतज़ामिया का एटीट्यूड था। नॉर्मली ज़िमनी इंतखाबात में जो हुकूमत वक्त होती है वो पूरा जोर लगा देती है और इंतज़ामिया ज़िमनी इंतखाब नॉर्मली हुकूमत के जीतती है और इंतज़ामिया को भी पता होता है कि भाईजान अगर हैंकी पैंकी हो गई तो हमें जो है ना दबाव पड़ेगा। इसी वजह से आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने उस वक्त डीसी जो थे वहाँ के, उसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, जो डीएसपी थे, उनके बारे में नोट लिखा कि इन लोगों को जो है किसी भी इंतखाबी हल्के के अंदर तैनात ना किया। वो कभी कभी अद्वियात की डब्बे के ऊपर लिखा होता है ना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इलेक्शन की पहुंच से इन अफसरों को दूर रखें। बहरहाल वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद एक बिल के बारे में वेलकम बैक। और कल उमूर दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी जो है नेशनल असेंबली की, उसने एक बिल की मंजूरी दी है जिसके तहत जो डेफेमेशन लॉ है उसके अंदर ये शिक भी शामिल की जाए कि अगर कोई भी शख्स जो है मुसल्लह अफवाज की तज़हीक करता है या उनको डिफेम करने की कोशिश करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इसके लिए मैक्सिमम सज़ा 2 साल और 5 लाख जुर्माना तजवीज़ की गई। ये जो बिल है ये अमजद अली ख़ान PTI के मियाँ वाली से जीते हुए MNA हैं और ये साबिक वज़ीर क़ानून डॉक्टर शेर अफजल नियाज़ी, आपको याद होंगे शरफ दौर के, उनके साहबजादे हैं। तो उन्होंने ये बिल पेश किया था गुज़िश्ता साल सितंबर में और इस पर उस वक्त भी खासी लेदे हुई थी और कहा यह गया था कि बिल विड्रॉ हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो है थोड़ी सी देर के लिए ये कहा गया कि हाँ ये बिल विड्रॉ हो रहा है क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल है, ये पार्टी का बिल नहीं है, ये हम यहाँ क्लियर कर दें। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल था तो उस वक्त ये बात आई कि अच्छा विड्रॉ कर रहे हैं, मगर उसके बाद 1 महीने बाद चुपके से ये वापस जो है एंटर कर दिया गया। प्राइवेट पेपर डेली है। हाँ नहीं, जो बिल होते हैं वो जाहिर है गवर्नमेंट के भी होते हैं जो नहीं, इस बात इसकी हैसियत क्या है? प्राइवेट मेंबर्स बिल है ना, वही अभी भी प्राइवेट मेंबर अभी। तो इस पे जब वोटिंग हुई तो जो 5 जो MNAs उस वक्त मौजूद थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इसकी मुखालफत की। PTI के अरकान जो थे उन्होंने इसकी हिमायत की। तो नहीं, PTI के एक मेंबर जो हैं शेर अकबर खान जी, उन्होंने शुरू में इसकी मुखालफत की कि यार इसको मंजूर नहीं करते, लेकिन जब खुर्रम नवाज जो कि चेयरमैन है कमेटी के PTI के, उन्होंने कहा कि जी मैं इसके हक में वोट देता हूं, तो शेर दिल खान ने कहा चलो मैं भी वोट दूंगा, ठीक है। तो उस लिहाज से एक वोट से ये बिल कायमा कमेटी ने मंजूर कर दिया। लेकिन डिसाइडिंग वोट बहरहाल कमेटी चेयरमैन उसी का था, वो उन्होंने वो किया। अच्छा, मज़े की बात यह कि इसमें जो है 4 सूबों को भिजवाया गया ये बिल कि आप इस पर राय दें। उसके अलावा वजारत दिफा को भी भिजवाया गया और वजारत दाखिला को भी भिजवाया गया। तो सूबों में से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस बिल का जो है वो जवाब दिया और उन्होंने ये कहा, होम डिपार्टमेंट ने, कि जी हम इस बिल को इंडोर्स नहीं करते हैं क्योंकि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो ये जो है मज़ीद जो इंस्टीट्यूशंस और लोगों के दरमियान जो है डिफरेंसेस डालने का बायस बनेगा। और उन्होंने कहा कि मोर ओवर ये भी होगा कि ये फिर बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके वो कहेंगे भाई हम मतलब ये क्या कि फ़ौज की तौहीन है और हमारी तौहीन नहीं है। इस्लामाबाद हालांकि इस वक्त जो है ना, इसको ये दफ़ा 500A PPC की, इसके तहत ऑलरेडी इसके तहत
अगर कोई किसी की बेइज्जती करता है, बदनाम, डेफेमेशन लॉ जो है, तो उसके तहत 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है ऑलरेडी इस बिल के बगैर भी। ये जो है फर्क सिर्फ ये था कि उसमें हर इदारे के लिए था, चूंकि तो किसी का खास तौर पे नाम नहीं लिया गया, इन्होंने बतौर खास का नहीं, इसमें मुसल्लह अफवाज का बतौर खास नाम डाला। ये जो है ना, क्या नाम है इनका, अमजद अली हाँ। ये मेरा ख्याल है कि उस वो बच्चे की तरह है ना कि वो सवाल का जवाब पता है या नहीं पता, लेकिन हर सवाल के बाद कहते हैं मिस मेरे से पूछें, नोटिस मी। ये इस तरह के लोग होते हैं ना, वो बदकिस्मती से वो शाह से इतने ज्यादा वफादार होते हैं ना कि शाह भी शर्मिंदा हो जाता है कि सर बस करते हैं, बस करते हैं, इतना नहीं यार, इतना नहीं, आप थक जाएंगे। बिफोर यू गो टू द ट्वीट्स, जो इस्लामाबाद सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी इस बिल को इंडोर्स किया। जब उनको भेजा गया, उन्होंने कहा जी हम पूरा इसको इंडोर्स करते हैं। सबसे बड़ी इंडोर्समेंट आई है वजारत दाखिला की जानिब से। अच्छा जी, हाँ जी, वजारत दाखिला ने इसको इंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो अफवाज के ख़िलाफ़ जो इंसिडेंट्स ऑफ डिफेमिंग यानी बदनामी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मुल्क में, और कुछ जो इंतशारी लोग हैं वो जो है अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की जो है गैर ज़रूरी प्रैक्टिस शेख रशीद साहब अपना हल्का पक्का करने हैं यहाँ पर, उनका हल्का पता नहीं ऑलरेडी, लेकिन मजीद पक्के करने में क्या है, तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, लेकिन बाकी जो गुजरा है वो खुश नहीं है। अब यह है कि वजारत दिफा से कोई जवाब नहीं आया। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब हुकूमत ने भी इस पर जवाब देना गवारा नहीं किया, मगर मतलब 2 ब्लू टिक्स आ गए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा, मतलब पढ़ तो लिया, हाँ पढ़ तो लिया है, जाहिर है, और कंपनी तो जाहिर है कंपनी की मशहूरी हो रही है, तो जाहिर है कंपनी कैसे जवाब दे, नहीं कंपनी, लेकिन जो आज कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये वही है, ये कंपनी भी इसको एंड में कंपनी भी इसको बाद में डिस्काउंट कर देगी, नहीं यार मतलब हाँ, और इस पे जो सोशल मीडिया पे वो अच्छा अलग हैं, ये सोशल मीडिया का जिक्र किया, हाँ, ये बिल अलग से जो है मंजूर करने के लिए इसलिए भी जरूरत नहीं थी कि ऑलरेडी पिछले साल सितंबर में मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने के इल्ज़ाम में पैमरा के साबिक चेयरमैन अफसार आलम, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस एक पर्चा काट चुकी है। इसके अलावा एक और सहाफ़ी हैं बिलाल फारूकी और असद अली तूर, उनका खिलाफ भी उस जमाने में पर्चा कट चुका है। ये लॉ हो या ना हो, वो है। अब मजीद फिर इस लॉ की क्या जरूरत है, जबकि 500 जो है वो बहुत, खैर बहरहाल वो आप वाली बात कि मिस मुझे भी पता है। अच्छा, लेकिन आज जो मुखालफत आई, हाँ मैं वही बता रहा था कि फवाद चौधरी साहब जो कि सिटिंग मिनिस्टर हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस बिल के ऊपर तबसरा करते हुए कहा कि बहुत ही रिडिकुलस बात है, मज़ाहिका खेज़ ये आइडिया है कि आप जो हैं तनकीद को क्रिमिनलाइज कर दें, और जो है इज्जत वो कमाई जाती है और वो थोपी नहीं जाती। लिहाजा उन्होंने कहा कि वो ये फील करते हैं कि बजाय इस तरह के लॉ के तमाम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ हैं उसको भी साथ साथ खत्म किया जाए, और ये बड़ी बहस चलती रही है, बड़ी लंबी बहस है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक अंग्रेजों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुसल्लह अफवाज ने ऐसी कोई डिमांड की होगी, क्योंकि वैसे ही सब लव करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। फिर शीरी मज़ारी भी इसके ऊपर आई और उन्होंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ और इससे ज्यादा बेहतर तरीके से जो है, और अच्छा, फवाद चौधरी ने बेसिकली असको ट्वीट नहीं किया था, ये बेसिकली मजहर अब्बास का ट्वीट था, उसके जवाब में उन्होंने कहा था, और मजहर अब्बास का जो ओरिजिनल ट्वीट है वो ये था कि आप जमहूरियत पे तनकीद के लिए आज़ाद हैं, आप पार्लियामेंट पे, सियासतदानों पे और मीडिया पे तनकीद के लिए आज़ाद हैं, बाकी इदारे कौमी मफाद की छतरी तले आते हैं। तो उस पर फवाद चौधरी ने कहा जी इसकी जरूरत नहीं है। मजहर अब्बास की बात भी ही हैज अ पॉइंट। अच्छा ये कि आइन के अंदर ऑलरेडी ये चीजें दर्ज हैं सर, काफी हमारे पास कानून, आपको वो मैं अर्ज कर चुका हूं ना मैं जी। अच्छा, फिर जो अब जनता की भी थोड़ी बात कर लें कि जो इंटरेस्टिंग सारे दिन चीजें आती रहीं इस बिल को लेके, अवामी मरकज़ पार्टी के मसलन अम्मार रशीद हैं, उन्होंने कहा जी कि ये बताइए फिर जो कौमी इदारे हैं बहुत सारे, उनके कई सरबराह हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी हैं, तो अगर हम उस इदारे पे तनकीद करेंगे तो आप जाहिर है इस कानून के शिकंजे में, इसलिए कि वो तो हाजिर सर्विस मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे।
का आपके जो दोस्त हैं वजाहत मसूद साहब, मुमताज़ साहब, कॉलम ने कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं चूंकि अगर ये कानून बनता है तो मैं 2 साल कैद और 5 लाख जो जुर्माना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अभी से ऐलान करता हूँ कि अयूब खान ने 56 का आइन नहीं तोड़ा, याहिया खान ने मुल्क नहीं तोड़ा, ज़ियाउल हक ने आते ही 90 दिन में इलेक्शन करवा दिए थे और मुशर्रफ ने 2 बार आइन को बिल्कुल टच नहीं किया। हाँ। मेरी तरफ से ऐलान हो मुशर्रफ पे इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप सदर मुशर्रफ की बात कर रहे हैं या चीफ मुशर्रफ। हाँ, लेकिन मजे की बात ये हुई कि सोशल मीडिया पे मैंने बड़े लोगों को ताइब होते देखा इस बिल का। जैसे ये खबर आई ना तो सब ने, अब वो इजहार तफन्नुन था या वो वाकई वो कर रहे थे, सबके सब ने कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल इससे ज़्यादा इज्जत। अच्छा नहीं, लेकिन एक जेन्युइन सवाल भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि इसकी कोई टाइम लिमिट है? किसकी? मतलब नहीं, देखिए फर्ज करें, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल कहीं आगे जाएगा, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। एंड थैंक यू शरीन मजारी एंड थैंक यू फवाद चौधरी कि हमें मौका दिया कि इस पर हम बात कर सके। मतलब वो कहते हैं ना कि वरना हम सोच ही रहे थे कि हम सोच रहे थे कि करें ना करें। हमारे पास 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए मैं तो नहीं देने वाला बॉस, 2 साल तो मतलब कोई सीन नहीं है। नहीं, बहरहाल मैं सवाल जो था एक जेन्युइन सवाल है, प्लीज ये मेरे लिए देंगे कि इस पे कोई अगर ये आता है, खुदा ना खास्ता मैं नहीं ख्याल किया आएगा, कोई टाइम लिमिट है कि मतलब अगर किसी ने कोई 5 साल पहले तनकीद की हो और वो दोबारा शेयर हो रही हो, क्या उससे भी आप फंसोगे या नहीं फंसोगे? तो देखो ये टेक्निकल के लिए तो आपको नहीं, फंसने के लिए तो आपको कुछ करने की यार आप देखो बात, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द लॉ यार। मैं भी तुम जनरल बात नहीं कर रहा। आपने बिल नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर बिल पढ़ते तो फिर सेगमेंट लंबा करने के लिए इस तरह की सर इतना दिल नहीं है कि मैं बिल पढ़ूं सर। हाँ, 2 खबरें पढ़ लेना। वक्फा ले लेते हैं फिर वापस। वेलकम बैक। सन 2012 में खैबर एजेंसी की तीरा वैली में लश्कर इस्लाम और तालिबान के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू होता है। इसको खैबर 1 और फिर खैबर 2 का नाम दिया जाता है। 2 साल तक ऑपरेशन जारी रहता है और जाहिर है कि उस दौरान जो तीरा वैली के रिहायशी थे उनको नकल मकानी करनी पड़ती है और 1 लाख से जायद फैमिलीज़ को वहाँ घरों को छोड़कर कैंप्स और दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना होता है। 2014 में ये ऑपरेशन मुकम्मल होता है, लेकिन आज 7 साल बाद हालांकि ज़्यादातर आईडीपीज़ अपने घरों तक वापस पहुंच गए हैं, कुकी खेल कबीला जो है बिलखसूस उनको अभी तक काफ़ी मुश्किलात और मसले मसाइल का सामना है क्योंकि उनको अभी तक पूरी इजाज़त नहीं मिली अपने घर वापस जाने की। हुकूमत कुछ कह रही है, कुकी खेल कबीले के तर्जुमान जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सालों से एहतजाज कर रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। कभी कुछ सियासतदान भी इस पर बात कर लेते हैं। तो आज कहा कि पता करते हैं कि मसला क्या है। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इब्राहिम शिनवारी साहब जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। इब्राहिम साहब, 7 साल हो गए हैं ऑपरेशन को मुकम्मल होते हुए, लेकिन आज भी कुकी खेल कबीले के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनको कॉम्पनसेशन में भी मसला हो रहा है और उनको अपने घर वापस जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो बुनियादी मसला क्या है यहाँ पर आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया जरा साहब। असल में इसमें जो बिल्कुल अवाइल में जो मसला आया था वो ये था कि जब कुकी खेल कौम 2012 में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद वहाँ से निकलने पे मजबूर हो गई, तो उस वक़्त का जो फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इदारा था उन्होंने इनके लिए 3-4 पॉइंट्स पे रजिस्ट्रेशन पॉइंट मुकर्रर किए थे। तरीक़ाकार ये था कि ये लोग जब वहाँ से आएंगे तो इनकी रजिस्ट्रेशन होगी और इनको वहाँ पे पेशावर के नज़दीक जलोज़ई में, नौशहरा ज़िले में जलोज़ई में इनको कैंपों में भेजा जाएगा। इससे पहले का जो तीरा का और बाड़े के लोगों का आईडीपीज़ का जो तजुर्बा था कैंपों में रहने का वो बड़ा तल्ख था और उनकी जो यादें थी वो डिस्कस चूंकि करते रहे अपने लोगों के साथ, तो वो क्योंकि खेल चूंकि आखिरी ट्राइब था तीरा से निकलने वाला, उनको ये बात पहुंच गई थी कि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है और वहाँ पे कैंपों में उनके लिए बहुत मुश्किलात है।
इन्होंने इनकार कर दिया कि हमने कैंपों में नहीं जाना है, और उन्होंने साथ ये भी इनकार कर दिया कि जो उनके लिए रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स है उस वहां पे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड भी नहीं कराना है। तो इस वजह से ये मसला जो है पहली दिन से इनको पेश आया कि उन्होंने न तो अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और ना ही गवर्नमेंट के डिजिग्नेटेड पॉइंट्स पे और वहां से आगे जो कैंपों में ये वहां पे नहीं चले गए। ये लोग या तो जमरोद चले गए जहाँ पे इनके रिश्तेदार हैं, या पेशावर में यहाँ पे उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। अब जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं की ज़रार साहब, इसका ये इनको बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी तक ये ऑफिशियली या अनऑफिशियली ये डिटरमिन नहीं हुआ कि कुकीखेल ट्राइब के कितने फैमिलीज जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब खुद कुकीखेल ये कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि इनकी तादाद जो है 20,000 से ज्यादा है, लेकिन जो हुकूमती इदारे हैं, अब पहले एफडीए में था अब पीडीए में है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई 11 या 1200 के करीब फैमिलीज है जो कि रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन ये फिगर भी है, वो स्केची टाइप है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन जरा सा किसी IDPs के नहीं होते तो इनके नुकसान ये है कि सबसे पहले इनको जो रिहाइश के लिए सहूलत दी जाती थी, खेमा था या नॉन फूड आइटम्स पे या फूड आइटम्स पे, वो इन्हीं की बुनियाद पे दी जाते थे कि इनको तादाद का पता होता जी। लेकिन इनकी चूंकि तादाद मालूम नहीं हो सकी तो पहले ही जो इशू था उनका, इनको रिहाइश में मसला आ गया। दूसरी बात ये कि जो आपने अपने उसमें का ओपनिंग में कि इसकी मसला क्या है वापस जाने में, मसला ये है कि जितने भी बाजबर से लेके वजीरिस्तान तक जितने भी हमारे IDPs वापस जा चुके हैं एज पर रूल्स, उसके लिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं वो क्लियरेंस दे देते जी। ये इलाका क्लियर हो गया, ये आपको भी पता है, हमें पता है। उसके बाद जो है बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या उस वक्त पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो भी TMA PDMA, वो उनके लिए फिर एक हालात ऐसे बनाते हैं कि इनकी रिपैट्रिएशन शुरू हो जाती। अच्छा, रिपैट्रिएशन के वक्त भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन इनको कैश अमाउंट दिया जाता है इमीडिएट उनके लिए जरूरत के लिए, इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे दिए जाते थे, और उनके लिए कुक्ड, नॉन कुक्ड और ये नॉन फूड आइटम्स वो भी फिर उनको दिए जाते थे। अब यहाँ पे ये चूंकि मसला है कि अगर कुकीखेल ट्राइब वापस जाती है कभी भी और उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिल जाती है, अभी भी हुकूमत को ये अंदाजा नहीं है कि हमने कितने फैमिलीज को कंपनसेट करना है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू कि वहाँ पे हुकूमत को ये अंदाजा ही नहीं है कि हमने आया 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 फैमिलीज रजिस्टर्ड की। अच्छा जी इब्राहिम, ये एक ख़त क्योंकि जाहिर है कि मुआवजे और कॉम्पनसेशन और रीसेटलमेंट की बातें काफ़ी सालों से चल रही हैं, तो एक ख़त है, आपने भी वो ख़त देखा है, जो अली खान साहब ने लिखा है, सेक्शन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट डिपार्टमेंट का है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक वो कह रहे हैं कि जी ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं उनके 2 एड्रेसेस हैं, एक तो तीरा का है ज़ाहिर है और दूसरा जमरोद का है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इनके जो SOPs हैं उनका कहता है कि इनका एक जो परमानेंट एड्रेस है और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो एक ही होना चाहिए। कुकीखेल कबीले का कहना है कि क्योंकि बिलखसूस ये जो इनका जो इलाका था वहाँ पर कभी हुकूमत की रिट तो थी ही नहीं, तो लोग जो CNIC बनाते थे वो जमरोद की ही बनाते थे या वो बारा की बनाते थे। तो ये एक मसला है जो शायद यहाँ पर हल नहीं हो रहा। दूसरा जो इशू है कि एज फार एज गवर्नमेंट का जो खाता है वो कह रहे हैं कि जी जो 5,000 से जो जायद फैमिलीज हैं, घराने हैं, उनकी अब हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो किताब हमने बंद कर दी है। अब जाहिर है कि देखें एक ह्यूमैनिटेरियन इशू तो है इब्राहिम साहब, तो इनके बीच में जो मुज़ाकरात हुए हैं और जाहिर है कोई ना कोई बातचीत तो हुई होगी, आपको लगता है कि ये जो इश्यूज हैं बातचीत से हल हो सकते हैं या कोई तरीका निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने जिस लेटर का जिक्र किया, ये लेटर कुकीखेल ट्राइब की तरफ से पिछले साल तकरीबन 96 दिन या 98 दिन प्रोटेस्ट के बाद ये खतो किताबत फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कुकीखेल ट्राइब की तरफ से जो एप्लीकेशन दिया गया था, ये उस वक्त की बात है। मुज़ाकिरात भी उसमें हुए थे और उसमें मुज़ाकिरात में कुकीखेल ट्राइब का सबसे बड़ा डिमांड ये था कि बिफोर दे लीव फॉर देयर हाउसेज,
घरों में जाने से पहले उनका सर्वे किया जाए, क्योंकि उनके घर जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, या तो मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से, या मिलिटेंट्स ने उनको डिस्ट्रॉय किया, या वेदर कंडीशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। जब 7 साल घर बगैर आबाद रहे तो उसमें काफी इम्कानात होते हैं कि उनको नुकसान पहुंच जाता है। तो अब ये जो सुनने में आया, या जो थोड़े बहुत लोग वहाँ पे चले भी गए हैं, उनके मुताबिक कि वहाँ पे कोई एक घर भी वो रहने के काबिल नहीं है। दूसरा जो शरारती कार्ड का आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है जरार साहब, के तकरीबन 2003 या 4 से पहले इरान में कोई रेट था ही नहीं। और ये भी ठीक है कि वहाँ पे देयर वाज नो सेम्बलेंस ऑफ गवर्नेंस, कोई वहाँ पे इदारा ही नहीं था, मतलब वहाँ पे खासदार फोर्स तक नहीं थी कि वहाँ पे अमन अमान की वो देखभाल करे। हम बात तो ये CNIC की या हेल्थ या एजुकेशन की तो बहुत दूर की बात है। तो यही बात है कि वो लोग यहाँ पे बाड़े में आते थे, जमरोद में आते थे, लंडी कोट में आते थे, और वो वहाँ इनकी यहाँ पे CNIC बनती थी। अब जब अच्छा कुकी खेल के साथ एक और जो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कुकी खेल इज पार्ट ऑफ जमरोद, एडमिनिस्ट्रेटिवली जमरोद तहसील का हिस्सा है, लेकिन वोट इंदराज में इनके काफी जो वोटर्स है वो बाड़े में रजिस्टर्ड है। ये भी इनके साथ एक डिलेमा है जो कि अभी हल नहीं हुआ है। तो ये जो CNIC का है, ये सिर्फ कुकी खेल के साथ नहीं, इससे पहले जखेल ट्राइब जो हमारे लंडी कोतल के हैं, उनके भी काफी फैमिली, तकरीबन 1500 से लेकर 2500 तक फैमिली तिराम मेराबाद है, वर्षक वहाँ पे इलाका है, उनको भी उन्होंने मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट पैकेजेस में उनको डिनाई किया था कि आपको ये पैकेजेस इसलिए नहीं मिल सकते कि आप इनकी बिलोंग लंडी कोतल से करते हैं, आपका जो आप रहते हैं बाड़े में तिराम में, और आप क्लेम करते हैं कि हम यहाँ पे मुतासिर होंगे उससे मिलिट्री ऑपरेशन से या मिलिटेंसी से। तो ये इश्यूज है, ये सिर्फ कुकी खेल तक महदूद नहीं, ये खेल के पास भी मसला है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। सॉरी आपकी बात कहूँ लेकिन वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है अब ये भी, क्योंकि एक इशू है, एक अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारी पाकिस्तान की अपनी वॉर ऑन टेरर की, तो उम्मीद है कि हुकूमत इस पर भी गौर देगी और हमारे जो कुकी खेल भाई हैं उनको जो मसले मसाइल हैं उनको हल करेगी। एक वक्फा लेंगे। वेलकम बैक। कत्ल की वारदातें रोज़ होती हैं, इंडिविजुअल्स कत्ल होते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उड़ा दिए जाते हैं, कबीले उड़ा दिए जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते के शुरू में लाहौर का इलाका है नवाकोट और उसकी सिकंदर कॉलोनी, उसकी तंग गलियों में एक ही ख़ानदान के कई अफराद कत्ल हुए, मगर थोड़े डिफरेंट अंदाज में हमें ये ख़बर मिली। और इसका ताल्लुक़ जो है सोशल मीडिया पे आइस यानी मैथ्स का नशा और जो PUBG गेम है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। बिलाल नाम का एक लड़का है, उसने अपने भाई, भाभी, वालदा और बहन को मार दिया। मुलाजिम था जैद तारिक, उसके घर का मुलाजिम। उसने जब इसे रोकने की कोशिश की कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उस पर भी पिस्तौल तान लिया। जैद तारिक जो है वो भाग के हमसाये के घर में दूसरी मंजिल पे पहुंचा, ख़ुद को बाथरूम में बंद कर लिया। ये साहब जो हैं फुल एक्शन में हेलमेट पहन के, वेस्टर्न स्टाइल का जैकेट पहन के और उस रंग का हैट पहन के उन तंग गलियों से गुजरते हुए बिंदास अपने हमसाये के घर में घुस गए, दूसरी मंजिल पे पहुँचे, बाथरूम का दरवाज़ा खोल के उसे भी गोली मार दी। जब उन्होंने देखा कि बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो बिल्कुल जो वेस्टर्न हीरो का एक्शन होता है उसे हवा में गोलियां चलाई, लेकिन बहरहाल मजमे ने उन्हें पकड़ लिया, मोहल्लेदारों ने मारा पीटा। इस दौरान पुलिस आ गई, पुलिस उन्हें थाने ले गई। थाने में उनसे जो गुफ्तगू हुई पुलिस की वो खासी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो गुफ्तगू ये है कि पुलिस ने पूछा कि भाई आप अपने आप को क्या समझते हैं। उसने कहा मैं तो सुपरस्टार हूँ, ये जो PUBG पे मेरा अकाउंट है इसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, मैंने इन्हें कहा था यानी अपने घर वालों को कि मेरे अकाउंट को मत छेड़ो, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट बेच दिया। अच्छा, वो जाहिर है कि PUBG के हवाले से बात कर रहे थे। तो फिर पुलिस ने पूछा कि तुम्हें पता है तुमने कितने लोग मारे? उसने एकदम कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोच गया, 1 2 3 शायद 4, हाँ 4 लोग मारे हैं मैंने।
यानी इतना वो आइस के नशे में उस वक्त था। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने पूछा कि तुम्हें मालूम है कि तुमने अपना घर उजाड़ दिया, अब तुम्हारी भाभी, भाई, बहन और माँ इस दुनिया में नहीं है। तो बिलाल ने कहा वो तो ठीक है, उन्हें क्या हुआ, यानी इस कदर वो अंडर इन्फ्लुएंस था। अच्छा, अब इसका ताल्लुक पबजी से है या मनशियात के इस्तेमाल से है, ये गुत्थी सुलझाने के लिए ये बीबीसी की उमर दराज नंगियाना की रिपोर्ट जिस पढ़ा था, उन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी की माहिर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की डॉक्टर राफिया रफ़ीक, पूछा जी केस क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि ये पबजी गेम से ज़्यादा ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस का केस है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज करेक्ट। अच्छा, आइस यानी क्रिस्टल मेटाम्फेटामीन, मेरी नज़र में इसके सामने हेरोइन भी कुछ नहीं है। ठीक है, हेरोइन जी का क्या है, वो ले जाता है, ज़्यादा सरिया चोरी कर लेगा, गटर का ढकना चोरी कर लेगा ना। मेथ का जो एडिक्ट है वो एक किस्म का जुनूनी होता है, एक किस्म का नहीं, वो बाकायदा जुनूनी होता है। एक चीज़ होती है कॉल्ड मेथाम्फेटामीन साइकोसिस। यहाँ पर यही हुआ। ये कैसे होता है? जब आप खुशी महसूस करते हैं, आप खुशी कैसे महसूस करते हैं? आपने कोई अच्छा गाना सुन लिया, कोई अच्छी मूवी देख ली, किसी दोस्त के साथ बैठे, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, इसका नाम है डोपामीन। दिस इज कॉल्ड द फील गुड केमिकल। ठीक है, मेथ क्या करता है कि वो आपके ब्रेन को भर देता है डोपामीन से। ठीक है, और ये बकायदा आपकी जो नर्व एंडिंग्स है ना, और कुछ जो हिस्से हैं आपके ब्रेन की, डिपेंड कि आप कितना यूज करते हैं। और ये बंदा तो क्रॉनिकली यूज कर रहा था, इसकी तलाक भी हो गई थी क्योंकि ये मेथ नहीं छोड़ रहा था। आपके दिमाग की जो नर्व एंडिंग्स है उसको इस तरह जला देता है कि नेचुरली आप खुशी महसूस कर ही नहीं सकते ओवर टाइम। ठीक है, कुछ लोगों के लिए डिपेंड्स ऑन, बंदे पे डिपेंड करता है कि कितनी यूज के बाद। चुनाचे आपको हमेशा मेथ की ही जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको कोई चीज अच्छी नहीं, डिप्रेस रहते हैं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, खाना पीना तो आप वैसे ही छोड़ देते हैं। दूसरी बात कि जो आपके ब्रेन के अंदर ना इलाके होते हैं, ये इलाका है जहां पर आपके इमोशंस प्रोसेस हो रहे हैं, ये इलाका है जहां पर आपका लॉजिक प्रोसेस हो रहा है कि मैं सोचता हूं या पढ़ता हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं मेरे सामने, ये सारी चीजें। मेथ आपकी इमोशनल सेंटर्स को हिट करती है, जहां से आपको गुस्सा महसूस होता है या खौफ महसूस होता है। जब आप बहुत ज्यादा मेथ करते हैं तो फिर आप हलूसिनेट करने लग जाते हैं, आपको चीजें नजर आती हैं जो नहीं होती, आपको आवाजें आती हैं जो नहीं होती। ठीक है, और फिर पैरानोया हो जाता है, क्योंकि ये आपके दिमाग, अगर आपका दिमाग नॉर्मली 1 टाइम की स्पीड पर चल रहा है, ये उसको 20 टाइम्स की स्पीड पर चलाएगा। आपकी पहले तो आपका फोकस भी ऐसा होगा कि मेथ का जो एडिक्ट है, आप देखेंगे कि अगर वो खड्डा खोद रहा है तो वो बस खोदता ही जाएगा, अगर वो कोई चीज पढ़ रहा है वो पढ़ता ही जाएगा। आप देखेंगे कि उनकी स्किन के ऊपर काफी ये झड़ीटे भी होती है, क्योंकि एकदम आप खुजलने लग जाओ, घंटों आप खुजलते रहोगे जब तक आप अपने आप को जख्मी ना कर दे। ये जो आइस लेता था वो इसलिए लेता था कि वो जागता रहे और पबजी खेलता रहे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इसका काफी इशू है, ज्यादातर इशू किसके साथ होता है? स्टूडेंट्स के साथ होता है। क्यों? क्योंकि कोई आपका दोस्त कहता है कि यार ये तू लगा 2 दिन तुझे सोने की जरूरत नहीं है, तो अपनी पूरी कोर्स वर्क खत्म कर लेगा। शुरुआत यहां से होती है, आखिरत एंड यहां यूजुअली यही होती है। मुझे जो हम काफी सालों से इस पर बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट मतलब पूरे मुल्क में ही बात हो रही है, ये जो सिचुएशन है, दिस कैन वेरी इजीली गो आउट ऑफ कंट्रोल। आप सिर्फ यूएस में देखें जहां पर एक बाकायदा मेथ एपिडेमिक है, और वहां के आप हालात देखें, ये जो खबर है ये उनके सामने कुछ नहीं है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है, इस पर भी हमने बात की थी कि मेथ आपको पता है ना कि ये आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से बनता है, आपको केमिकल्स चाहिए होते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान में जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक जड़ी बूटी मिल गई है, एफीड्रा, जिससे भी वो मेथ बना सकते हैं। तो पाकिस्तान के जरिए एक्सपोर्ट भी हो रही है, स्मगल आउट भी हो रही है। श्रीलंका ने अभी एक लॉन्च पकड़ी थी कुछ महीने पहले, याद है आपको। और जब आपकी कंट्री एक ट्रांजिट कंट्री बन जाती है ना, तो फिर आपकी कंजम्पशन भी वहां पर होती है। आप टारगेट कंट्री भी बनते हैं और आप ट्रांजिट कंट्री भी बनते हैं। बहुत खतरनाक चीज है। बहरहाल ये भी प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वक्त ख़त्म हो गया, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। कल आप ही का दिन है, जुम्मतुल मुबारक। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।